अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे, जिंदगी में किसी का भी मोहताज ना करे। दोस्तों, ये कहानी हमें यासिर ने कराची से भेजी है। इस खौफनाक कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हेडफोन लगाकर किसी अंधेरी जगह पर बैठ जाएं। आप अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाली है। मेरा नाम यासिर है और ये कहानी इस रात की है। मैं और मेरा दोस्त वसीम, हम दोनों नूरी आबाद में लोहे की एक फैक्ट्री में काम करते थे। मैं कराची से हूं, जबकि वसीम दादो के एक गांव से ताल्लुक रखता था। हम दोनों ने रोजगार की तलाश में मुख्तलिफ जगहों पर मेहनत की और किस्मत हमें यहां ले आई। नूरी आबाद एक सनती इलाका है, जहां दिन के वक्त मशीनों का शोर और रात को गहरा सन्नाटा होता है। हमारा रोजमर्रा का मामूल था कि सुबह जल्दी उठते, फैक्ट्री पहुंचते, वहां पूरा दिन काम करते और शाम को वापस अपने किराए के मकान आ जाते। ये मकान फैक्ट्री से कुछ फासले पर एक सुनसान इलाके में था। सस्ता किराया था और हमने सोचा कि यहां रहना अच्छा होगा। शुरू के चंद हफ्ते सब ठीक रहा, लेकिन एक रात जो हुआ वो आज भी मेरे दिल को दहला देता है। इस दिन हम फैक्ट्री से वापस लौटे थे। मामूल के मुताबिक हमने खाना पकाया, खाया और फिर जल्दी सो जाने का इरादा किया। ऐसा लग रहा था कि हर चीज खामोश हो चुकी है, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। ना कोई परिंदा चहचहा रहा था, ना ही हवा में दरख्तों की सरसराहट थी, जैसे माहौल में एक नामालूम भारीपन छा गया हो। हम दोनों अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। वसीम तो फौरन सो गया, मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं छत को घोर रहा था जब अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने घर के बाहर से किसी चीज को खींचने की आवाज सुनी हो। यह आवाज मामूली नहीं थी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। मैंने पहले तो सोचा शायद मेरा वहम है, मगर फिर दोबारा वही आवाज आई, इस बार और भी ज्यादा वाज़े। मैंने वसीम को जगाया। इसने पहले मेरी बात को मजाक समझा, लेकिन जब मैंने इसे फिर आवाजें सुनने का कहा तो वो भी एकदम से संजीदा हो गया। हम दोनों खामोशी से बिस्तर से उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े। वसीम ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और हमने बाहर झांका। बाहर कुछ भी नजर नहीं आया। सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता था, लेकिन वो अजीब सी खामोशी अब भी बरकरार थी। हम वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठे। वसीम कुछ कहने ही वाला था कि अचानक कमरे में मौजूद खिड़की जोर से बंद होने लगी। वो खिड़की जो हमेशा मुश्किल से बंद होती थी, खुद ब खुद बिजली की सी रफ्तार से बंद हो गई। हम दोनों साकित होकर इसे देखने लगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और वसीम के चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां हो चुकी थे। वसीम ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? मैं कुछ जवाब देने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि क्या हो रहा है, लेकिन इस लम्हे हमारे पास कोई जवाब नहीं था। दरवाजे के पार अंधेरे में हमें एक साया नजर आया। मैंने जोर से पुकारा, वो कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी खामोशी थी। वसीम ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने दरवाजे को हाथ लगाया, इसके हाथ पीछे हिट गए, जैसे कोई ताकतवर चीज इसके हाथों को झटक कर हटा रही हो। हम दोनों पीछे हिट गए और बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। वसीम के चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे और मेरी हालत भी खराब थी। हम बिल्कुल खामोश खड़े थे कि अचानक कमरे के दरमियान में एक भारी सी आवाज गूंजी, जैसे जमीन के नीचे से कुछ निकल रहा हो। वसीम ने मेरी तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, यासिर, ये क्या हो रहा है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस मेरी नजरें कमरे के फर्श पर जिम गईं, जहां से वो आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कुछ हल रहा हो, जैसे कोई छपी हुई शय ऊपर आने की कोशिश कर रही हो। हम दोनों बेइख्तियार पीछे हटते गए और दीवार के साथ चिपक गए। हमारे दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और सांसें बेकाबू थीं। अचानक फर्श पर हल्की सी दरार नमूदार हुई और वहां से एक ठंडी हवा का झोंका निकला। इस हवा में अजीब सी बो थी,
जैसे कुछ पुराना और सड़ा हुआ हो। वसीम ने घबरा कर मेरे बाजू को पकड़ लिया और हम दोनों ने इस दरार की तरफ देखा जिससे अब धीरे धीरे कुछ सुर्ख रोशनी सी निकल रही थी। वसीम की आवाज खौफ से भरी हुई थी, ये क्या है? मैंने सर हिलाया मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जैसे ही हम दोनों इस मंजर को देख रहे थे, वो दरार मजीद खिलने लगी और इसमें से किसी चीज का सिया साया उभरने लगा। हम दोनों की आंखें खौफ से फैल गईं। वो साया बहुत अजीब था, इंसानी शक्ल से ज्यादा दरिंदे की तरह, लेकिन कोई वाज़ेह सूरत नहीं थी, सिर्फ सियाही और धुआं था। वसीम ने कुरान पाक की आयतें पढ़ना शुरू की और मैं भी इसके साथ पढ़ने लगा, लेकिन वो साया आगे बढ़ता रहा, जैसे हमारी दुआओं का इस पर कोई असर ना हो रहा हो। इसकी सिया आंखें हम दोनों को घोर रही थीं, जैसे वो हमारी रूहों को देख रहा हो। वसीम चीखा, यासिर हमें यहां से भागना होगा। मैंने सर हिलाया और हम दोनों जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागे। हमारी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कनें बेकाबू। हम दोनों ने सीधा बाहर का रुख किया और अंधेरे में भागते हुए मकान के दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर की हवा भी गैर मामूली तौर पर सर्द थी, जैसे रात ने हमें घेर लिया हो। हम दोनों फैक्ट्री के करीब एक छोटे चाय के होटल की तरफ भागे, जहां कभी कभी रात को लोग बैठा करते थे। वहां पहुंचकर हमने पलटकर इस मकान की तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। मकान वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वसीम की सांसें अभी तक बेतरतीब थीं। इसने थकी हुई आवाज में पूछा, यासिर वो क्या था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच कहूं तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हमें इस रात क्या देखना पड़ा, वो कोई मामूली बात नहीं थी। हमने जल्दी से वहां से सामान उठाने का फैसला किया और अगले दिन फैक्ट्री के मालिक से कहकर मकान छोड़ दिया। आज भी जब मैं इस रात को याद करता हूं तो मेरे दिल में एक खौफ की लहर दौड़ जाती है। नूरी आबाद का वो पुरस्रार मकान, वो सिया साया और वो सुर्ख रोशनी आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। शायद हम कभी इस राज को ना जान सकें कि इस मकान में क्या था, लेकिन मैं जानता हूं कि वो रात हमें हमेशा याद रहेगी।